गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फर्स्ट वीडियो में हमने आपकी 10 स्टेप्स नो की बात की थी। आपकी फर्स्ट पोएम थी इंग्लिश लिटरेचर की। नाउ दिस वीडियो में हम आपकी सेकंड पोएम की बात करेंगे विच इज फायर एंड आइस। तो जिसने भी डस्ट ऑफ स्नो नहीं देखी है वो वीडियो वापस आप एक काम करिए, पहले वो वीडियो देखिए फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अनलाइक हिज फर्स्ट पोएम, जैसे हमने उनकी पिछली पोएम देखी थी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें उन्होंने क्या किया था, जो हमारी ऑर्थोडॉक्स फीलिंग है या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है नेचर के अगेंस्ट, उन्होंने उस चीज को चैलेंज किया था अपनी फर्स्ट पोएम में। और जो उनकी सेकंड पोएम है विच इज फायर एंड आइस, इसमें उन्होंने बेसिकली सिंबॉलिक पोएम को हम इसको एक तरीके से लेंगे कि दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम। सो व्हाट इज सिंबॉलिक पोएम? जनरली मैं आपको बता दूं, सिंबॉलिक पोएम्स वो पोएम होती है जिसमें हम कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों को लेते हैं और उसको एक पर्टिकुलर सिंबल से आपके डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हमारे दो सिंबल हैं, पहला सिंबल है फायर और दूसरा सिंबल है आइस। ठीक है, तो फायर का यहाँ पे मतलब आग होता है, लेकिन वो फायर जो है उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिंबलाइज किया है एज अ डिजायर। कि डिजायर होता है कि मेरे को, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डिजायर फॉर पावर, यानी मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे पास पावर है आई फील कंफर्टेबल और आई फील ग्रेट वाइल इन वर्किंग इन दिस पोजिशन विच हैज पावर। यानी कि हम उस पोजिशन पे काम करना अच्छा हमें लगता है जिन पोजिशन में हमारे पास पावर होती है, हमारे पास कंट्रोल होता है। तो फायर इज बेसिकली डिपिक्टिंग डिजायर। ठीक है, डिजायर कोई भी हो सकती है आपकी, मैंने तो एक एग्जांपल लिया पावर का, बट और भी बहुत सारी डिजायर्स होती है। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज आइस। आइस इज अ सिंबल फॉर हेट्रेड। यहाँ पे हेट्रेड को आइस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जब हम ये पोएम देखेंगे तो फायर और आइस का मतलब वही होगा जो मैंने आपको बताया। फायर रिप्रेजेंट करेगी डिजायर को और आइस रिप्रेजेंट करेगी हेट्रेड को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम एज इट इज। पहले हम देखेंगे समरी। ठीक है, समरी में हम बात करेंगे कि क्या क्या गिवन है। समरी बेसिकली क्या है, आपकी पूरी पोएम का एक ओवरव्यू है जिसमें हम मैं आपको ये समझा देती हूँ कि पूरी पोएम में क्या क्रक्स उसका निकलने वाला है। तो विच इज समरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं समरी। द पोएट बिगिंस द फायर एंड आइस पोएम बाय स्टेटिंग टू व्यूज दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल होल्ड। पोएट यहाँ पे फायर आइस को बेसिकली दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट कर रहा है। अब वो दो पॉइंट ऑफ व्यू के जो है उनके होते हैं, बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं। He says that some people believe the world will be wiped out by fire and others support that the world will be and in ice. आपका पोएम में आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, सम ग्रुप ऑफ पीपल, वो ये बिलीव करते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा। यानी लोगों की डिजायर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी या इतनी हार्मफुल हो जाएंगी कि वो अल्टीमेटली क्या कर देंगी? हमारे वर्ल्ड को एंड कर देंगी। ठीक है, लेकिन अदर सपोज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। यानी कि कुछ और लोग हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी जो दुनिया है वो फायर से खत्म नहीं होगी, यानी डिजायर से, लस्ट से खत्म नहीं होगी। किससे खत्म होगी? हेट्रेड से। यानी आइस का यहाँ पे मतलब क्या है? हेट्रेड। मैंने आपको पहले बताया था कि ये फायर एंड आइस बेसिकली आर सिंबल फॉर समथिंग। तो डिजायर का सिंबल है फायर और हेट्रेड का सिंबल है आइस। तो पहले की लाइन में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि पोएम जो है उसने अपनी पोएम को फायर और आइस दो पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया है, यानी डिजायर और हेट्रेड से रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ ग्रुप ऑफ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि दुनिया में आगे आते हुए लोगों की डिजायर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इतनी नेगेटिव हो जाएंगी कि वो अल्टीमेटली दुनिया को तबाह कर देंगे। जबकि अदर सब ग्रुप जो है, यानी जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, वो ये बोलता है कि नहीं, डिजायर में बी नॉट द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन, इट हेट्रेड में बी द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन। यानी कि हेट्रेड, कुछ लोग मतलब वो ये बोलते हैं कि लोगों के बीच में हेट्रेड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अल्टीमेटली वो दुनिया का तबाह कर देगी। जैसे हेट्रेड के एग्जाम्पल मैं आपको दूं, यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रहा है, व्हाट इज दिस? यूक्रेन चाहता है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन को वो अपने अंडर ले ले। तो रशिया बेसिकली यहाँ पे फायर का काम कर रहा है, राइट?
उसकी डिजायर है कि वो हर एक छोटे स्टेट्स में अपना कंट्रोल कर ले, यानी वो लोग क्या करें, रशिया के मुताबिक चले। फायर है, डिजायर है रशिया का कि वो दूसरों पे कंट्रोल करे, छोटे छोटे नेशंस पे कंट्रोल करे, बट यूक्रेन डजंट वांट दैट। यूक्रेन ने वो नहीं मांगा, ठीक है। यूक्रेन ने बोला कि भले ही हम छोटी कंट्री हैं बट वी वांट टू लिव इन अ फ्रीडम, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रशिया ने अपना वॉर शुरू कर दिया यूक्रेन को लेके। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो लोग हैं उनके अंदर हिट्रेट का माहौल पैदा हो गया रशिया को लेके कि वाई, हम छोटी कंट्री है तो क्या हुआ, हम अपना अलग से रह रहे हैं, तो वाई द बिगर कंट्री हैव टू इंटरवीन, यानी कि क्यों बड़ी कंट्रीज को हमारे देश में अपना ताल्लुक रखना है, राइट। तो यही दो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ लोग कहते हैं कि डिजायर यानी हर कोई चाहेगा कि मेरा कंट्रोल रहे दूसरे के उसमें, या वट एवर द डिजायर था, वो अल्टीमेटली इतना नेगेटिव हो जाएगा कि वो दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फायर, सॉरी आइस, आइस यानी कि हेट्रेड इतनी बढ़ जाएगी कि वो दुनिया को खत्म कर। Either way, the world is sure to end, but the poet does not prove a definite answer whether it will be end by fire or ice. उन्होंने बोला चलो किसी भी वजह से हो, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू किसी की मतलब दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकता है, बट अल्टीमेटली क्या होगा, वर्ल्ड एंड हो रहा है, यानी दुनिया का खत्म होना तो निश्चित है। अब पोएट अपनी पोएम में इसका एक सही डेफिनेट आंसर नहीं दे पाया कि वो खत्म किससे होने वाली है, फायर से होने वाली है या आइस से होने वाली है, ठीक है। नाउ in the Fire and Ice poem, the poet initially sides with the people who say that the world will be destroyed by fire because of the desires of human emotion. Starting की जो poems है, starting की कुछ लाइनें हैं, उसमें हमारा जो पोएट है उसने क्या किया, उसने उन लोगों का साइड लिया जो कहते हैं कि डिजायर की वजह से एंड होने वाला है, ठीक है, फायर की वजह से एंड होने वाला है। बट आफ्टर अ सेकेंड थॉट ही सेज दैट आइस इज इक्वली कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड इफ इट टू डाई ट्वाइस, यानी वो कह रहे हैं कि सिर्फ फायर ही एक रीजन नहीं है, आइस भी, हेट्रेड भी इक्वली इतना ही आपका क्या है, कैपेबल है कि वो दुनिया को खत्म कर सकता है। Here, fire denotes uncontrollable feelings of humans like greed, desire, etc. मैंने कहा था सिंबॉलिक पोएम है, तो यहाँ पे फिर उन्होंने आंसर दे दिया है कि जो फायर है पोएम में वो किसको दिखाती है, किसको दर्शा रही है, हमारी फीलिंग्स ऑफ ह्यूमंस को, यानी ह्यूमन के नेचर को। जैसे ह्यूमन की नेचर में क्या है, ग्रीड है, ग्रीड मतलब लालची है इंसान, ठीक है, इंसान में लालच भरी है, इंसान में डिजायर भरा है। तो दिस generally depicts fire. The more we try to satisfy them, the more these emotions spread just like fire. अभी फायर क्यों है, क्योंकि देखो इंसान जब लालची होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स चाहता है कि वो जॉब करे, ठीक है, जॉब करे, पैसे कमाए, तो दिस इज नॉट ग्रीड, ठीक है। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसने सोचा कि उसकी मंथली सैलरी कितनी हो, 30,000 हो, ताकि वो क्या कर सके, अपने बाकी शौक भी पूरे कर सके, ये भी ग्रीड पे नहीं आएगा, राइट। अब क्या हुआ, उसने ऐसा काम करना शुरू किया जिससे उसको 30% सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब वो देख रहा है कि यार मैं अपने पैसे बढ़ा सकता हूँ, यानी मैं अगर थोड़ी बहुत और मेहनत करूं तो मैं जहाँ पे 30,000 कमा रहा हूँ वहां पे मुझे 50,000 मिल सकती है, राइट। तो ये अब यहाँ पे वो ग्रीडी होना शुरू हो गया, यानी अब यहाँ पे उसने लालच करना शुरू कर दिया कि यार ठीक है, मैं 30,000 तो कमा रहा हूँ, अगर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम और करता हूँ तो मैं भी 50,000 कमा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड लाइन बोल रही है ना, द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दीज इमोशंस स्प्रेड, यानी कि ये फायर इसलिए है, ये ग्रीड फायर इसलिए है क्योंकि मान लो अगर उसने 2 घंटा काम किया, उसको 50,000 मिल गए, ठीक है, तो फिर उसके दिमाग में क्या आएगा कि नहीं यार 50,000 भी कम है, अब मैं 1 लाख कमाता हूँ, यानी जितना ज्यादा हम अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो उतनी ज्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। उसने यहाँ पे ही नहीं सोचा कि अच्छा ठीक है यार मैं तो 30 कमाता था, मैं 50 कमा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 20,000 ज्यादा कमा रहा हूँ, तो अब मैं उसको एंजॉय करूँ, नो। वट अब वो फिर क्या सोचेगा, मैंने 50,000 कमाए, अब मैं 1 लाख कमाता हूँ, बेसिक ह्यूमन नेचर, ठीक। तो दिस इज हाउ ग्रीड स्प्रेड लाइक अ फायर, और हाउ ह्यूमन इमोशन स्प्रेड्स लाइक अ फायर। तो इसीलिए हमने ह्यूमन इमोशंस को फायर बोला है, यानी चाहे आपकी खुशी हो, चाहे आपका दुख हो, वो कभी भी घटेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा।
Also, the eyes is compared into the different attitude of humans as we act cold towards others feeling. अब आइस को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आइस को हमने ह्यूमन इमोशन से नहीं लिया है, नहीं, हमने आइस को भी ह्यूमन इमोशन से ही डिपिक्ट किया है, लेकिन आइस को हमने इस तरीके से एक्ट किया है ह्यूमन इमोशन में कि कैसे कैसे हम लोग अपनी खुशी में इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम दूसरे को नहीं देख रहे हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को ले रहे हैं, मिस्टर एक्स 50,000 कमा रहा है करंटली, ठीक है, और उसके पास इतना पैसा है कि वो रास्ते में आने वाले जो बेगर्स होते हैं ना, भीख मांगने वाले लोग होते हैं, वो एटलीस्ट इनको मानो वो एक बैगर हटता है, चलो बैगर्स तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नीडिंग, यहाँ पे हम बैगर की, अच्छा एक सिनेरियो क्रिएट करती हूँ मैं, मिस्टर एक्स वही है जो 50,000 कमा रहा है, पहले वो कितना कमाता था, 30,000 कमाता था, अब वो 50,000 कमा रहा है, ठीक है। नाउ स्टार्ट। अब 50 वन फाइन डे जब वो जॉब से आ रहा है तो उसने देखा कि एक पर्सन है वो बहुत नीडी है यानी उसके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, और उसकी हालत बहुत खराब है, वो ऐसे ही रोड में बैठा हुआ है। तो मिस्टर एक्स ने उसको देखा और उसके ऊपर पिटी फील किया और वो आगे बढ़ गया। यानी कि उसको दुख तो हुआ, उसने दुख जताया, पिटी फील किया, बट अगर वो 50,000 कमा रहा है, अगर वो उसमें से उसने इतना नहीं सोचा कि वो उस 50,000 में से 100 रुपए उस आदमी को, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ कोल्ड वी एक्ट टूवर्ड्स अदर्स। यानी हम कितना अपनी ग्रीड में इतना सेल्फ इन्वॉल्व है कि हम दूसरे की प्रॉब्लम नहीं देखते। तो दिस इज व्हाट इज आइस, दिस इज व्हाट इज हेट्रेड, ठीक है, कि हम कैसे अपनी फीलिंग्स में इतना कंजर्व, अपने में इतना कंजर्व हो गए हैं, या अपने ग्रीड में या अपने डिजायर्स में इतने कंजर्व हो गए कि हम बहुत बार सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं अननोइंगली और नोइंगली, राइट। द फायर एंड आइस पोएम डिस्क्राइब्स दैट सिंस फायर एंड आइस ग्रो रैपिडली द वर्ल्ड विल सून कम टू एन एंड। देखो ये पोएम कहती है कि जिस तरीके से फायर अभी स्प्रेड हो रही है, और जिस तरीके से लोगों की नीड्स बढ़ रही है, ग्रीड्स बढ़ रही है, और अपनी ग्रीड्स बढ़ने के हिसाब से जैसे वो दूसरों की तरफ कोल्ड हो रहा है, तो ये चीज भी फ्यूचर में बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली यही रीजन रहेगा जो दुनिया को तबाह कर देगा। सो दिस इज समरी, ठीक है, यही पूरी समरी है, यही पूरी चीज आपकी शो करती है। अब आते हैं पोएम पे, वन बाय वन पोएम को देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ये जो बेसिकली दो लाइंस है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपका किया है, ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। उनको कहीं से कोई मे बी ऐसा हो सकता है कि उनको कोई साइंटिफिक फाइंडिंग्स मिली हो जिसकी वजह से वो ये अपना स्टेटमेंट दिए। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड किससे खत्म होगा, फायर से, यानी ह्यूमन डिजायर से खत्म होगा, लेकिन कुछ कहते हैं आइस से, यानी आपस में जो लोगों की हेट्रेड बढ़ने वाली है उससे खत्म होगा, राइट। From what I have tasted of desire, I will hold with those with fire. उन्होंने बोला कि अभी तक का जितना मैंने महसूस किया है, ठीक है, या मैंने अभी तक का जितना डिजायर टेस्ट किया है, मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं जो कहते हैं कि वर्ल्ड किससे खत्म होगा, जो कहते हैं कि वर्ल्ड विल कम टू एन एंड विद द फायर, यानी विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन डिजायर। क्लियर? नाउ सेकंड पैरा। अच्छा अब आते हैं, देखो सेम फर्स्ट वाली पोएम की तरह ही मैंने यहाँ पे मीनिंग रखी है। तो डिजायर का मीनिंग क्या है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कोई ऐसी फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास 10th में है, राइट, आप पेपर देंगे, ठीक है, आप पेपर में आंसर्स आप क्या लिख के आए हो वो आप नहीं देखोगे, आप बेसिकली ये डिजायर रखोगे कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो, राइट। तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये जिस जो आप या तो चाहते हो या जो आप चाहते हो कि ऐसा हो, राइट। तो दिस इज व्हाट इज डिजायर, राइट। नाउ सेकेंड है हमारा फेवर। सो व्हाट इज फेवर, फेवर इज बेसिकली अप्रूवल और सपोर्ट। मैंने बोला ना यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जितना भी मैंने अभी तक डिजायर को टेस्ट किया, यानी जितना भी मैंने अभी तक लोगों की डिजायर्स को टेस्ट किया, आई एम सपोर्टिंग दोस्त
हु सेड कि वर्ल्ड विल एंड विद द फायर। ठीक है, तो मैं उन लोग को सपोर्ट करता हूँ या मैं उस स्टेटमेंट को अप्रूव करता हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा। Now second part of the poem, second thought में वो क्या बोलते हैं, but if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मरना हो, यानी अगर मेरे को 2 बार मरना हो, या मुझे अगर देखो पैरिश मरना मैंने इसलिए बोला बिकॉज हाँ यहाँ पे हमें बताया गया है कि पैरिश का मतलब है डाई यानी मरना। तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास चांस होगा मैं 2 बार मरूं, तो आई थिंक कि जो दूसरी बार वो मर रहे हैं या जो दूसरी बार वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ हेट। ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ आइज। तो ये कहना भी इक्वली इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आइस में भी वो कैपेसिटी है या आइस में भी वो पावर है कि वो दुनिया को खत्म कर सकता है। तो ये एक क्रिस्प है, एक पोयम है, ठीक है, शॉर्ट पोयम है जिसमें उन्होंने बोला है कि आइदर वे, देखो वर्ल्ड को खत्म होना है, हर कोई जानता है कि आज नहीं तो कल दुनिया खत्म होगी, लेकिन वो खत्म कैसे होगी, या तो आइस से होगी या फायर से होगी। तो उन्होंने अपनी पोएम में क्रक्स दिया कि दुनिया खत्म होगी और दोनों में ये कैपेसिटी है कि दोनों की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है। ठीक है, अब उन्होंने साइंटिफिकली अपनी पोएम में ये नहीं बोला है कि फायर में बी द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन और आइस में बी द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी दो में से आइदर में से, उन्होंने बोला दो में से कोई एक वजह से तो खत्म हो गया, वो बचा क्या है वो हमें नहीं पता। तो दिस इज ऑल अबाउट पोएम। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में, Q&A पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट वर्ल्ड विद एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? Have you ever thought what would happen if sun got so hot that it burst or grew colder and colder? यानी कि ये क्वेश्चन बेसिकली हमें बोल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि दुनिया खत्म होगी। ठीक है, तो आपके पास कोई आइडियाज हैं जिसमें आप ये बता सकते हो कि दुनिया कैसे खत्म होगी। ठीक है, आप दूसरा पार्ट बोलता है कि आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। ठीक, थर्ड पार्ट बोलता है कि कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई दिन ऐसा आएगा कि सन बहुत ज्यादा हॉट है, यानी इतना हॉट है कि हम बाहर जाते ही जल जा रहे हैं, या इतना ज्यादा ठंडा है कि हम बाहर जा रहे हैं और ठंड के मारे हमारी मौत हो जाए। राइट, तो अब इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज द आंसर है, अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली यानी कि कभी ना कभी ऐसा तो होना है, यानी कभी ना कभी हमें पता है दुनिया तो खत्म होगी, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। राइट, क्यों? क्योंकि एक समय का चक्र है, 4 युग थे, सत्ययुग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, सतयुग खत्म हुआ तो त्रेता युग आया, त्रेता युग खत्म हुआ तो द्वापर युग आया, द्वापर युग खत्म हुआ तो कलयुग आया। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक ना एक दिन वर्ल्ड तो खत्म होना है, कलयुग को तो खत्म होना ही होना है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज टाइम ऑफ अ व्हील, दिस इज अ व्हील। ठीक है, ऐसे ही समय का पहिया घूमता है। मैनी आइडियाज अबाउट हाउ इट विल एंड बट वन कांट से श्योरली। बहुत सारे आइडियाज है, हर कोई बिलीव रखता है कि शायद इस वजह से दुनिया खत्म हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर इतना खतरनाक होगा कि वो सब कुछ खत्म कर देगा। राइट, तो हर कोई अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे मे बी ये वजह हो सकती है, मे बी ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो रही है, बट कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को श्योरली नहीं बोल सकता। The reason that life exists only on Earth is that the circumstances and temperatures opt to make it possible. देखो रीजन जो था, हम कहते हैं ना कि मार्स में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पे अब हम लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते जब तक हम अपने कुछ भी किट्स ना लेके जाए। ठीक है, यानी मार्स में लाइफ है नहीं है, इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है। जो हमारे साइंटिस्ट है वो इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर ऐसी कोई कंडीशंस है क्या जिसकी वजह से मार्स में भी लाइफ हो सकती है। तो अर्थ एक ऐसा ओनली प्लैनेट था जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और मे बी वो ये था कि इसका टेम्परेचर ऐसा था जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पे लाइफ होना बहुत इजी हो गया। राइट, if the sun got so hot one day that it is at a verge of bursting, it would lead to rapid destruction as there would be
फायर एवरी डे। अब थर्ड पार्ट में हम आंसर में आता है, ये कह रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक दिन हम उठे और सूरज इतना गर्म था कि हम बाहर जाए और वो हम बर्स्ट हो जाए, राइट, मतलब इतनी गर्मी हो जाए कि बाहर जाके इंसान जल जाए, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। आप कैसे होंगी, क्योंकि फायर होगी, इधर उधर फायर होगी और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। Conversely, if it grows colder and colder, there will be ice everywhere on Earth, and life in any form will not be able to sustain itself at such low temperatures. अब यहाँ पे तो हमने बात करी कि हमारा सन जो है वो हॉट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारा सन कोल्ड हो गया, ठंडा पड़ गया, इतना ठंडा पड़ गया कि सब जगह आइस आइस है, यानी हर जगह स्नोफॉल हो रही है और टेम्परेचर इतना ज्यादा माइनस हो गया कि हम सस्टेन नहीं कर पा रहे स्लो टेम्परेचर में, तब भी अल्टीमेटली हमारे वर्ल्ड को क्या होगा, खत्म होना होगा। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट टू डू, फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर एंड आइस का क्या मतलब है, फायर किसको सिंबलाइज करता है, आइस किसको सिंबलाइज करती है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, fire stands for greed, conflict, fury, cruelty, lust and avarice। यानी कि फायर का यहाँ पे मतलब क्या, हमारे इंसान की, ह्यूमन की ग्रीड हो गई, या हम जो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, या क्रूएलिटी यानी हम बहुत निर्दयी हो गए। आज के अगर हम टाइम पे देखें, देखो सतयुग का एक टाइम था जहां पे हम क्या करते थे, गाय को पूजते थे, राइट, गाय माता को पूजा जाता था, नॉट जस्ट अ काव, हर एक एनिमल्स को हम पूजते थे। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो गाय माता देखो आपको रोड में ऐसे ही घूमती हुई दिखेंगे, लोग उसको टक्कर मार रहे हैं, ठीक है, बाय चांस एक्सीडेंट अगर हो जा रहा है तो इंसान क्या कर रहा है, अपना निकल के चला जा रहा है, वो नहीं देख रहा कि जो अगर गाय है उसको कितनी लगी है, राइट। और सर नॉट गाय, हम कुत्तों की बात करें, डॉग्स की बात करें, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा क्रूअल हो गए हैं। अपने अलावा ह्यूमन जो है वो इतना कंजर्व हो गया है कि वो अपने अलावा अदर जो हमारी स्पीसीज है उन पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। ब्लू व्हेल्स आर इन अर्ज टू बी एक्सटिंक्ट, ब्लू व्हेल्स एक्सटिंक्ट होने वाली है, राइनोसोरस एक्सटिंक्ट, यानी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो आइदर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या कुछ एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा क्रूअल हो गए, हम पे लस्ट है, दिस इज ऑल डिपिक्ट्स फायर, यानी फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें फायर को डिनोट करती है, ठीक है। नाउ वेयर इज आइस स्टैंड्स फॉर insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred। उन्होंने बोला आइस क्या दिखाता है कि हम इतने इंसेंसिटिव है, हमें पता है, ठीक है, कि हम क्रूअल है, हम एनिमल्स के लिए खराब है, यानी हम एक तरफ से बात कर रहे हैं कि एनिमल्स कि हमें एनिमल्स को बचाना चाहिए, एक्सटेंशन, जैसे मैं कह रही हूँ ना, मैंने भी बात करी जिस पहले कि कुछ एनिमल्स एक्सटेंट हो गए हैं और कुछ होने की कगार पे है, राइट। हम एक तरफ से कह रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम स्टिल लेदर का यूज कर रहे हैं। लेदर कैसे बनता है, सबको पता है, लेदर एनिमल स्किन से बनाया जाता है, ठीक है। हम वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं जिसमें एनिमल को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सिल्क की साड़ी, ठीक है, सिल्क की साड़ी आपने अपने हर एक घर में देखी होगी, हर एक इंसान यहाँ मतलब हर एक हाउस होल्ड में अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो सबके घर में एक या नहीं, एक या एक से ज्यादा सिल्क की साड़ी तो होगी। अब वो सिल्क कैसे बनता है, सिल्क वो जो छोटे छोटे सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको मार के सिल्क बनाया जाता है। तो व्हाट इज दिस, कि हम बहुत इंसेंसिटिव हो गए हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस है, हम इंटॉलरेंस है, ये सारी चीजें जो है ये हमारी आइज को डिपिक्ट करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आई होप आपको क्लियर होगा, फायर एंड आइस, मैंने बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है और बहुत इजी है ये। थर्ड, what is the rhyme scheme of the poem, how does it help in bringing out the contrasting idea of the poem। rhyme scheme क्या होती है, rhyme scheme पता है कि क्या, rhyme scheme आई होप आप लोग क्लियर होगी। rhyme scheme बेसिकली कि किस तरीके से हम अपने वर्ड्स का यूज कर रहे हैं टू मेक इट अ बेसिकली टू मेक अ राइम स्कीम, ठीक है। तो राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABA ABC BCD, ठीक है, दिस इज द राइम स्कीम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन मुझे करना है, बिकॉज दिस इज द पार्ट वेयर यू हैव टू जस्ट मग अप इट, क्योंकि ये आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है।
नाउ सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कह रहा है हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोएम. The poet uses rhymings beautifully to bring out contrasting ideas in the poem. He has used the ideas of two groups who believe that world would come to a catastrophic end either due to ice or fire. Simultaneously, he portrays two essential components as feature of destruction of human emotions, desire and hatred. Just like fairy desire and icy hatred can cause damage. अच्छा ठीक है, चलो मैं पहले स्टार्टिंग में समझाती हूँ आपको. द पोएम यूजेस राइमिंग ब्यूटीफुली. पोएम ने क्या, पोएट ने क्या किया है, बहुत अच्छे से हमें अपने दो आइडियाज को बताया है कि कैसे वर्ल्ड एंड होने वाला है. उसने बोला कि दो आपके ग्रुप में जो कहते हैं कि आइदर फायर से या आइस से एंड होगा, लेकिन होना तो है, बट किससे होगा ये हम आपका नहीं कह सकते. ठीक. नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली साथ ही साथ उन्होंने इन दो सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है. आइस को रिप्रेजेंट किया है डिजायर से, सॉरी फायर को रिप्रेजेंट किया है डिजायर से, और आइस को रिप्रेजेंट किया है हेट्रेड से. राइट. तो जस्ट लाइक फायरी डिजायर, और यानी हमारे कुछ अनकंट्रोलेबल डिजायर या अनकंट्रोलेबल हेटनेस ऐसी है जो हमारे इंडिविजुअल्स को क्या कर सकती है, डैमेज पहुंचा सकती है. नाउ थर्ड एंड लास्ट स्लाइड इज ऑफ frequently asked questions. What are the frequently asked questions which can be asked apart from that from this poem? So first is who wrote the poem Fire and Ice? Obviously हमने देखा था अमेरिकन पोएट है, फेमस अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने लिखी है पोएम. सेकंड, व्हाट डज द पोएम फायर एंड आइस टॉक अबाउट? फायर एंड आइस किसके बारे में बात करती है? उन्होंने बोला फायर और आइस पोएम जो है वो दो अलग अलग व्यूज को बताती है कि कैसे वर्ल्ड को एंड होगा, आइदर या तो ह्यूमन डिजायर से होगा या फिर ह्यूमन हेट्रेड से होगा, कोल्डनेस से होगा. राइट. तो इट मीन्स द फोर्सेस ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड इक्वली लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. लास्ट में उन्होंने बोला था ना कि दोनों में इतनी कैपेसिटी है कि वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. राइट. तो दोनों ही जो हमारे फोर्सेस हैं वो इक्वली जिम्मेदार है डिस्ट्रक्शन होने के वर्ल्ड को लेकर. सो आई होप ये पोएम आपको क्लियर होगी. जो भी पार्ट आपको क्लियर नहीं है उस पार्ट को रिवाइंड करिए, देखिए. बहुत इजी पोएम है, बहुत ही आसान पोएम है, बहुत आसान शब्दों में उन्होंने बोला है. आई होप आपको ये पोएम भी क्लियर होगी. थैंक यू.